औद्योगिक विवादों के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। औद्योगिक विवादों को श्रमिक अपनी मांगें मनवाने का उत्तम एवं आसान उपाय समझते हैं, किंतु इन विवादों में के कितने गहन और दूरगामी प्रभाव होते हैं, इनका शायद कोई अनुमान नहीं लगाता है। इन विवादों के परिणाम स्वरूप श्रमिकों को अपनी मजदूरी तथा उद्योगपतियों को अपने उत्पादन की हानि ही नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को हानि होती है। ये देश की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति सभी को अस्त व्यस्त कर देते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि इनसे श्रमिक एकता बढ़ सकती है तथा श्रमिक अपने मांगे मनवा सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्योग विवादों के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं। पहले हम बुरे प्रभावों का अध्ययन करेंगे तथा बाद में अच्छे प्रभावों का। उद्योग विवादों के दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट्स। उद्योग विवादों के निम्न दुष्प्रभाव होते हैं। पहला, अमूल्य समय का व्यर्थ जाना। उद्योग विवादों के कारण श्रमिकों एवं सेवायोजकों समय व्यर्थ चला जाता है। जो समय वे उत्पादन कार्य में लगाकर राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान दे सकते थे, वही समय वे तोड़ फोड़, दंगों, शांत बैठकर या अन्य ढंग से व्यर्थ गवा देते हैं। वर्ष 1993 में लगभग 203 लाख श्रम दिवसों की हानि हड़तालों एवं तालाबंदी के कारण हुई है। इस प्रकार ये समय व्यर्थ चला गया। दूसरा, राष्ट्रीय उत्पादन में कमी। औद्योगिक विवादों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आती है। जितने दिन श्रमिक हड़ताल करते हैं, उतने ही दिन कारखानों में कार्य बंद हो जाता है। इस प्रकार इसका प्रभाव कुल राष्ट्रीय उत्पादन पर पड़ता है। तीसरा, उपभोक्ताओं को कष्ट। हड़ताल एवं तालाबंदियों का प्रभाव उपभोक्ताओं पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। कारखाने बंद हो जाने पर उपभोक्ताओं को समय समय पर माल उपलब्ध नहीं हो पाता है। वे अपनी आवश्यकताओं के लिए काफ़ी कष्ट उठाते हैं। इस स्थिति में उनको कभी कभी ऊंचे दाम देकर ब्लैक मार्केट में माल खरीदना पड़ता है। चौथा दुष्प्रभाव, श्रमिकों को हानियाँ। उद्योग विवादों के कारण श्रमिकों को कई कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब मजदूरी भी नहीं मिलती है। इससे उनको काफ़ी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। पांचवा, सेवा योजकों को हानियाँ। सेवा योजकों को आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक हानि होती है। जितने दिनों तक संघर्ष चलता है, उतने ही दिनों तक उत्पादन भी नहीं होता है। इस अवधि में मशीनें बेकार पड़ी रहती है और स्थायी खर्चों की हानि तो उठानी ही पड़ती है। नेक्स्ट, श्रम संबंधों पर विपरीत प्रभाव। हड़तालों में तालाबंदियों का श्रम संबंधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके आपसी संबंध अत्यंत कटु हो जाते हैं। इस स्थिति में उन दोनों पक्षकारों की मानसिक स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। सातवां, आर्थिक विकास में बाधा। औद्योगिक विवादों का देश के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। देश में उत्पादन रुक जाने पर आर्थिक विकास सर्वत्र रुक जाता है। आठवां, सामाजिक अव्यवस्था। औद्योगिक विवादों के परिणाम स्वरूप देश में औद्योगिक अशांति फैल जाती है। देश में तोड़फोड़, दंगे फसाद होने लगते हैं। पुलिस आत्मरक्षा के लिए लाठीचार्ज करती है तथा गोली चलाती है तथा कर्फ्यू आदि लग जाते हैं। इन सब से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब है औद्योगिक विवादों के सुपरिणाम यानी अच्छे प्रभाव, सुप्रभाव, फेवरेबल इफेक्ट्स। औद्योगिक विवादों के कुछ उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ होते हैं, अतः निश्चित ही इनके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं। कुछ अच्छे परिणाम निम्नलिखित है। पहला, श्रमिक एकता में वृद्धि। औद्योगिक विवादों की सफलता श्रमिक एकता पर निर्भर करती है, अतः इनकी सफलता के लिए श्रमिकों को संगठित होना ही पड़ता है, जो सदैव के लिए चलती ही रहती है। दूसरा, मजदूर हितों में वृद्धि। विवादों के द्वारा श्रमिक अपने हितों में वृद्धि करवा सकता है। उनको अधिक मजदूरी, बोनस आदि प्राप्त हो सकता है। उनके लिए श्रम कल्याण तथा समाज सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं। तीसरा, प्रबंध में हिस्सेदारी। संघर्ष करके वे प्रबंध में श्रमिकों की हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी। उद्योग विवादों के द्वारा समझौतों के कानूनी उपायों के स्थान पर सामूहिक सौदेबाजी को लागू करवाया जा सकता है। श्रम संघों की मान्यता। उद्योग विवाद करके श्रम संघों की मान्यता प्राप्त की जा सकती है। श्रम संघों की प्रकृति। औद्योगिक विवादों की सफलता के कारण श्रम संघों की प्रकृति होती है। श्रम संघ की सदस्यता बढ़ती है तथा सदस्य अधिक सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। श्रम संघ के प्रति आस्था जमती है। श्रम विधानों का निर्माण। औद्योगिक विवादों के द्वारा श्रमिक अपने हित में कई श्रम विधानों का निर्माण करवा सकते हैं तथा वर्तमान विधानों में आवश्यक संशोधन करवा सकते हैं। सेवा योजकों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। जब विवाद सफल हो जाते हैं तो श्रमिक सेवा योजकों के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का लाभ उठा सकते हैं। अब है औद्योगिक विवादों की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स।
उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है अपने जो अध्ययन किया सुप्रभाव को प्रभाव औद्योगिक विवादों के, तो इनसे स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक विवादों के कितने गहन परिणाम होते हैं, अतः उनको रोकना, उनका निपटारा करना आवश्यक है। औद्योगिक विवादों की रोकथाम की अनेक विधियाँ प्रयुक्त की जाती है जो निम्नलिखित है। पहली कार्य समितियाँ, दूसरा सुदृढ़ श्रम संघ, तीसरा लाभ भागीता, चौथा सहभागिता, पांचवा श्रम कल्याण अधिकारी, छठा औद्योगिक शांति प्रस्ताव, सातवां त्रिपक्षीय श्रम व्यवस्था, आठवां मजदूरी मंडल, नौवां स्थायी आदेश, 10वां अनुशासन संहिता, 11वां सामूहिक सौदेबाजी और 12वां परिवेदना निवारण प्रक्रिया। अब इनका अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला है औद्योगिक विवाद रोकथाम की पहली विधि क्या है? कार्य समितियाँ, वर्क कमेटीज। औद्योगिक विवादों की रोकथाम में कार्य समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। वे कई संस्थाओं में स्थापित की जा चुकी है और पर्याप्त हितकारी सिद्ध हुई है। संसार के कई देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड आदि देशों में कार्य समितियों ने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। कार्य समितियों के उद्देश्य, कार्य समितियों के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होते हैं: औद्योगिक विवादों की रोकथाम करना, प्रबंधकों एवं श्रमिकों के बीच सहयोग व मधुर संबंधों का सूत्रपात करना, संस्थाओं के नियमों, समझौतों आदि का पालन करवाना। कार्य समितियों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है: मजदूरी के सामान्य मामलों के अतिरिक्त उन सभी मामलों पर परामर्श देना जो प्रबंधकों या श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं। श्रमिकों को अपने कार्य क्षमताओं के कार्यदशाओं के संबंध में रुचि उत्पन्न करना। सेवा आयोजकों के संगठनों में श्रम संघों के बीच समझौतों की शर्तों को लागू करना। प्रबंधकों या श्रमिकों के बीच होने वाले विवादों को रोकना। दोनों पक्षकार के मध्य सहयोग बढ़ाने का प्रयास करना। श्रमिकों जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रत्येक कार्य करना। श्रमिकों जीवन स्तर, कार्यदशाओं, छुट्टियों आदि के संबंध में विचार विमर्श करना। श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना। श्रमिकों के कार्य की कठिनाइयों को ज्ञात करना और उनकी जाँच करना। श्रमिकों की कठिनाइयों को प्रबंधकों के समक्ष रखना और उनसे विचार विमर्श करना। और श्रम न्यायालयों के निर्णयों, सरकारी आदेशों आदि का स्पष्टीकरण करना और उन्हें क्रियान्वित करना। इस प्रकार कार्य समितियाँ इन विभिन्न कार्यों द्वारा औद्योगिक विवादों की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण कार्य करती है, किंतु कार्य समितियों की सफलता श्रमिकों और सेवा आयोजकों दोनों ही पक्षकारों के सहयोग पर निर्भर करती है। भारत में कार्य समितियाँ, वर्क कमेटीज इन इंडिया। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार जिस किसी संस्था या प्रतिष्ठान में 100 या इससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हो या पिछले 12 महीनों की अवधि में कार्य कर चुके हो, उस कारखाने में राज्य सरकार कार्य समिति की स्थापना आदेश दे सकती है। कार्य समिति में सेवा आयोजक तथा श्रमिक दोनों ही पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं। इसका उद्देश्य रोग उत्पन्न होने ही नहीं देना है, अर्थात संस्था में विवादों के उत्पन्न होने को रोकना है। दो शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्य समिति का उद्देश्य सेवा आयोजकों तथा श्रमिकों के बीच मधुर संबंधों का सूत्रपात करना है तथा पारस्परिक हितों के मामलों पर विचार विमर्श करना है व आवश्यक राय देना है। इन प्रयत्नों के द्वारा दोनों पक्षकारों में विवाद उत्पन्न होने से रोकना है। शाही श्रम आयोग ने कार्य समितियों को रोग से परहेज बेहतर के रूप में संज्ञा दी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भारत में कार्य समितियों की स्थापना संबंधी नियम की पूरी कड़ाई से पालना नहीं होने के कारण वास्तव में जितनी कार्य समितियाँ बननी चाहिए उतनी बनती भी नहीं है। कार्य समितियों की स्थापना मात्र से अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते। यद्यपि कई कार्य समितियों के प्रयास बहुत ही सराहनीय, किंतु अधिकांश कार्य समितियों के प्रयास को लाभदायी परिणाम उपस्थित नहीं कर सके हैं। इनकी असफलता के कई कारण बताए गए हैं, किंतु निष्कर्ष में यह ज्ञात होता है कि श्रमिकों ने इनकी असफलता को सेवा आयोजकों पर थोपा है और दूसरी ओर सेवा आयोजकों ने श्रमिकों पर थोपा है। अब कार्य समितियों की असफलता के कारण, कॉजेज ऑफ फेलर। कार्य समितियों की असफलता कई कारणों से प्रभावित रही है। नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने इनकी असफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से, सेवा आयोजकों से तथा श्रमिकों से पूछताछ की। सबने इनकी असफलता के निम्न कारण बताए। विभिन्न राज्य सरकारों ने असफलता पर मत व्यक्त करते हुए कहा कि चूंकि कार्य समितियों की स्थापना कानून द्वारा बाध्य होकर की जाती है, अतः कोई विशेष रुचि नहीं लेता है। इसके अतिरिक्त उनके उद्देश्य कार्य भी निश्चित नहीं है। श्रम संघों के आपसी विवाद, श्रम संघ द्वारा इनका विरोध था, सेवा आयोजकों द्वारा विशेष ध्यान का अभाव आदि इनकी असफलता के कारण है। सेवा आयोजकों संघों के अनुसार अंतर संघीय विवाद था, श्रम संघों का विरोध कार्य समितियों की असफलता में बहुत बड़ी बाधा है। इसके अतिरिक्त इन संघों ने यह भी मत व्यक्त किया है कि समिति के सदस्य समिति की सभा में इसके क्षेत्र के बाहर के प्रश्न खड़े कर देते हैं और श्रम संघों के अनुसार इन समितियों के विकास में सबसे बड़ी बाधा कार्य समिति के कार्य क्षेत्र की सीमा है। इनके अतिरिक्त सेवा आयोजकों का असहयोगपूर्ण व्यवहार कार्य समितियों की सफलता में बाधा पहुँचाता है। कार्य समिति के संबंध में सुझाव। नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ने इन सब घटनाओं को ध्यान में रखकर कार्य समिति के विकास के लिए अग्रणी सुझाव दिए हैं। पहला, प्रबंधकों के संबंध में अधिक उत्तरदायीपूर्ण प्रयास करने चाहिए। श्रम संघों को समर्थन देना चाहिए।
कार्य समितियों के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करना चाहिए। सभी पक्षकारों को कार्य समिति के निर्णयों को लागू करने में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। और भारतीय श्रम सम्मेलन 1959 ने कार्य समितियों के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए। इनके इस सम्मेलन के अनुसार कार्य समिति को निम्न कार्य करने चाहिए। कार्य की दशाओं जैसे रोशनी, हवा, पानी, शौचालय, मूत्रालय आदि की व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श करना, पीने के पानी, कैंटीन, आराम कक्ष, भोजन कक्ष, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की सुविधाओं के लिए विचार विमर्श करना, श्रमिकों के लिए सुरक्षा, दुर्घटना रोकथाम, व्यवसायी रोगों तथा सुरक्षात्मक औजारों की व्यवस्था के लिए विचार विमर्श करना, राष्ट्रीय त्योहारों में पर्वों पर छुट्टियों के लिए विचार विमर्श करना, श्रम कल्याण कोषों के संचालन की व्यवस्था करवाना, शिक्षा तथा मनोरंजन प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श करना, श्रमिकों में बचत व मित्रता को बढ़ाना, कार्य समिति की पूर्व सभाओं में हुए निर्णयों का पुनरावलोकन करना, उनको लागू करवाना। इन सम्मेलन में सुझाव दिया कि कार्य समितियों को निम्न मामलों में कार्य नहीं करना चाहिए: वेतन, मजदूरता भत्ते, बोनस तथा लाभ में हिस्सेदारी, विवेकरण तथा कार्यभार का निर्धारण, प्रमाणित श्रम निर्धारण के मामले, नियोजन विकास के कार्यक्रम, छटनी एवं जबरी छुट्टी के मामले, भविष्य निधि, ग्रेजुटी तथा सेवानिवृत्ति संबंधी मामले, श्रम संघ की क्रियाओं के प्रति विषम धारणा, छुट्टियों की संख्या तथा राष्ट्रीय पर्व त्योहार, उत्प्रेरणा योजनाएं, आवास एवं एहतियात सुविधाएं। अब दूसरा है औद्योगिक विवादों की रोकथाम की विधि का दूसरा प्रकार है सुदृढ़ श्रम संघ, साउंड ट्रेड यूनियंस। सुदृढ़ श्रम संघ देश में विवादों की रोकथाम में सहायता पहुंचाते हैं। ये उद्योग की शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अच्छे श्रम संघ कभी भी हड़ताल में तोड़फोड़ को महत्व नहीं देते हैं। वे अपने सहयोगियों से आपसी बातचीत करके विवादों को उठने से रोकते हैं। अतएव सहयोगियों को ये बात रूप से समझ लेनी चाहिए कि श्रम संघ श्रमिकों का संगठन है। इसके माध्यम से वे अपने श्रमिक कठिनाइयों को हल करके अपने देश उद्योग में विवादों की रोकथाम कर सकते हैं। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि श्रम संघ श्रमिकों के हित में कार्य करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी करके श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है और भावी विवादों की रोकथाम की जा सकती है। किंतु दुख का विषय ये कि भारत में सुदृढ़ श्रम संघों का अभाव है। श्रम संघ का नेतृत्व राजनीति से ओतप्रोत है। नेतृत्व करने वाले स्वयं श्रमिक नहीं है। परिणामस्वरूप भारत में श्रम संघ औद्योगिक विवादों को रोकने के बजाय बढ़ाते अधिक है। तीसरी विधि है लाभ भाग्यता, प्रॉफिट शेयरिंग। लाभ भाग्यता का तात्पर्य श्रमिकों के वेतन के अतिरिक्त लाभ में से कुछ भाग देने से है। लाभ का भाग श्रमिकों को कितना मिलेगा, ये श्रमिक और प्रबंधक एक आपसी समझौते का द्वारा तय कर लेते हैं। लाभ भाग्यता का अच्छे श्रम संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। लाभ भाग्यता के अच्छे श्रम संबंधों के निर्माण में निम्न लाभ है। श्रमिकों में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक धारणा उत्पन्न हो जाती है कि वे मन लगाकर कार्य करते हैं। उद्योग के प्रति अपनेपन की भावना का उदय विकास होता है। श्रमिकों को समान अधिकार और सामाजिक न्याय की अनुभूति होती है। इस प्रकार लाभ भाग्यता के लाभ औद्योगिक विवादों को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इनसे पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है और मधुर संबंधों का सूत्रपात होता है। भारत में लाभ भाग्यता को सिद्धांत रूप से मान लिया गया है, किंतु कुछ ही ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर लाभ भाग्यता को अपनाया गया है। अब इसी बोनस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी रूप से लागू किया गया है। चौथी विधि है औद्योगिक विवादों रोकथाम की सहभागिता, पार्टिसिपेशन। श्रमिकों को सहभागिता प्रदान करके भी उनमें संस्था के प्रति अपनेपन की भावना का विकास किया जा सकता है और औद्योगिक शांति की स्थापना की जा सकती है। सहभागिता प्रदान करने के लिए श्रमिकों को संस्था के अंशधारी भी बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ उनको प्रबंध में हिस्सेदारी दी जा सकती है। पाश्चात्य देशों में जहाँ श्रमिकों के पास पर्याप्त धनराशि है वे संस्था के अंश खरीद सकते हैं, किंतु भारत में श्रमिक गरीब है और उनके पास अंश खरीदने के लिए धनराशि नहीं है, अतः वे अंशों के लिए आवश्यक धनराशि नहीं जुटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रबंध में संयुक्त प्रबंध परिषदों, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल के माध्यम से सहभागिता दी जाती है। सहभागिता के द्वारा उद्योग में प्रजातंत्र व्यवस्था को लागू किया जा सकता है और औद्योगिक विवादों की रोकथाम की जा सकती है। इसके पांचवा है श्रम कल्याण विधि, श्रम कल्याण अधिकारी, वेलफेयर ऑफिसर। औद्योगिक विवादों की रोकथाम करने का एक महत्वपूर्ण साधन श्रम कल्याण अधिकारी है। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक ऐसे कारखाने में जहाँ साधारण 500 से अधिक श्रमिक नियुक्त हो, श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्ति करना आवश्यक है। श्रम कल्याण अधिकारी के कर्तव्य। श्रम कल्याण अधिकारी के निम्न प्रमुख कर्तव्य होते हैं: संस्था के प्रबंधकों एवं श्रमिकों के बीच संपर्क बनाकर अच्छे संबंधों का सूत्रपात करना, श्रमिकों के असंतोष के कारणों से प्रबंधकों को अवगत कराना और असंतोष को समाप्त करना, श्रमिकों की विचारधारा का अध्ययन करना और उनसे ध्यान में रखकर श्रम नीति का निर्माण करना, श्रमिकों को श्रम नीति से अवगत करवाना तथा कुशल संदेश संवहन व्यवस्था स्थापित करना, औद्योगिक विवादों की रोकथाम की व्यवस्था करना, औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाने पर उसके सुलझाने में सहायता करना, अवैध हड़ताल में तालाबंदी होने से रोकना, कार्य दशाओं में सुधार करने के लिए प्रयास करना, श्रम कल्याण कार्यों को पूरा करवाने के लिए प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित करना, श्रमिकों को उनके कर्तव्य अधिकारों से अवगत करवाना। श्रम कल्याण अधिकारी इन कार्यों के द्वारा प्रतिष्ठानों में शांति बनाए रखने का प्रयास करता है तथा औद्योगिक विवादों की रोकथाम करता है। कई संस्थाओं में श्रम कल्याण अधिकारी काफ़ी सफल रहे हैं। अब छठी विधि है औद्योगिक शांति प्रस्ताव, इंडस्ट्रियल ट्रूथ रिजोल्यूशन।
कभी देश में घोर विपदा आ जाती है तो देश में उत्पादन रुक जाता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है और देश की आर्थिक दशा बिगड़ने लगती है। तो उद्योग शांति प्रस्ताव पारित किए जाते हैं जिससे देश में पुनः शांति की जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावशाली बनाया जा सके। भारत में 2 शांति प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं। ये तो औद्योगिक शांति प्रस्ताव 1947, इंडस्ट्रियल ट्रूस रिजोल्यूशन 1947, 1947। सन 1946 में देश में घोर औद्योगिक अशांति फैल गई थी। इस वर्ष लगभग 17 लाख श्रमिक दिवसों की हानि हुई थी। सब और त्राही मच रही थी। इस स्थिति में सबके समक्ष एक ही उपाय था, करो या मरो। अतः दिसंबर 1947 में भारत सरकार ने केंद्रीय, प्रांतीय और राज्य सरकारों का एक सम्मेलन बुलाया और सरकार तत्काल स्थिति पर विचार विमर्श किया। इस सम्मेलन में 4 दिन तक विचार विमर्श चलने के बाद एक मत से एक प्रस्ताव पास किया, इसे उद्योग शांति प्रस्ताव 1947 के नाम से जाना जाता है। प्रस्ताव की मुख्य बातें थी, इस प्रस्ताव में देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने तथा सेवायोजकों के श्रमिकों के बीच सहयोग, सौहार्दपूर्ण महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाने बल दिया। इसमें सेवायोजकों के श्रमिकों से अपील की गई कि वे 3 वर्ष तक उद्योग शांति बनाए रखेंगे तथा हड़ताल तालाबंदी जैसी कार्रवाई नहीं करेंगे। छोटे मोटे विवादों को लेकर उत्पादन में बाधा नहीं डालनी चाहिए तो आप समझौते द्वारा उनका निपटारा कर लेना चाहिए। पूंजीपतियों के अधिकतम लाभ को रोका जाए, श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलवाई जाए। सम्मेलन में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्न सुझाव भी दिए गए। उद्योगों में विवादों को न्यायोचित व शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए उपलब्ध व्यवस्था का पूरा पालन किया जाए और जहाँ कोई व्यवस्था उपलब्ध न हुआ तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। उचित मजदूरी, उचित कार्यदशाओं तथा उचित लाभ के निर्धारण के लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय समितियों की स्थापना की जाए और प्रत्येक संस्था में दिन प्रतिदिन के विवादों को निपटाने के लिए कार्य समितियों की स्थापना की जाए। श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए श्रमिकों की आवास व्यवस्था पर तत्काल ध्यान दिया जाए और आवास की लागत को श्रमिकों से आयोजकों सरकार में बांट दिया जाए। शांति प्रस्ताव को लागू करने के लिए उठाए गए कदम। उद्योग शांति प्रस्ताव लागू करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। उद्योग नीति 1948 में भी इसे पर्याप्त महत्व दिया गया तथा सितंबर 1948 में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की। कई समितियां एवं उप समितियों की स्थापना की गई। श्रम संघों तथा सेवा आयोजकों के संघों में भी महान योगदान दिया। विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रस्ताव सफल बनाने के लिए कार्य समितियां, उत्पादन समितियां, श्रम न्यायालयों, पंजीकरणीय तथा श्रम सलाहकार परिषद की स्थापना की। सरकार ने श्रमिकों की आवास व्यवस्था को ठीक करने के पर्याप्त प्रयास किए। इस प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में पुनः औद्योगिक शांति स्थापित होने लगी, किंतु आंकड़ों को देखा जाए तो पता चलता है औद्योगिक विवादों में कमी नहीं हुई, फिर भी देश में उद्योग शांति को बल मिला। दूसरा प्रस्ताव उद्योग शांति प्रस्ताव 1962, इंडस्ट्रियल ट्रूस रिजोल्यूशन 1962। अक्टूबर 1962 में चीन के आक्रमण के बाद देश में राष्ट्रीय सुरक्षा तथा उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया। देश के अनेक लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। बहन ने भाई, लन्नाओं ने सिंधु तथा माँ ने अपना लाडला खो दिया। ऐसी स्थिति में श्रमिक सहयोग भी पीछे नहीं रहे। 3 नवंबर 1965 को तत्कालीन केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री सर्वगिरी गुलजारलाल नंदा की अध्यक्षता में श्रमिकों के सहयोगी के केंद्रीय संगठनों की एक सभा हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पारित कर देश में उत्पादन बढ़ाने तथा सुरक्षा के उपाय करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे उद्योग शांति प्रस्ताव 1962 के नाम से जाना जाता है। प्रस्ताव की मुख्य बातें। इस प्रस्ताव में निम्न बातों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। सेवा आयोजक और श्रमिक दोनों ही देश की सुरक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण बनाएंगे। दोनों पक्ष उद्योग शांति बनाए रखेंगे तथा औद्योगिक उत्पादन में बाधा न पड़े। अपने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से आपसी समझौते यहाँ पंजीकरण के द्वारा सुलझाएंगे। उत्पादन के साधनों की सभी बाधाओं को दूर करके अधिकाधिक घंटे कारखाने में कार्य करके अधिकाधिक उत्पादन किया जाए। मजदूरों श्रमिकों के कल्याण तथा स्वास्थ्य के कार्यों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। ऐसे सभी संभव प्रयास किए जाए जिससे मूल्य वृद्धि न हो, उचित मूल्य पर वस्तु मिलती रहे तथा उपभोक्ता सहकारी समिति की स्थापना की जाए। लोग अधिकाधिक बचत करें तथा राष्ट्रीय सुरक्षा निधि तथा सुरक्षा बॉन्डों में अपना धन जमा लगाए। इस प्रकार इस प्रस्ताव के पास होने देश में उद्योग शांति की स्थापना होने लगी, औद्योगिक विवाद कम होने लगे तथा मानव कार्य दिवसों की हानि कम होने लगी और देश में उद्योग शांति को काफ़ी बल मिला। इस प्रकार ही उद्योग विवाद के अपन 6 विधियों का अध्ययन किया है। कल अपन बाकी विधियों का अध्ययन करेंगे।